प्यारे भारतवासियों, आपको नमन। आज हम चर्चा करेंगे भारत, जैसे आपको पता ही है कि 2024 का चुनाव एक पर्व, भारतीय पर्व, लोकतंत्र का पर्व जो है आपके बीच के अंदर है और 4 जून 2024 को उसका फैसला आएगा इस पर्व को बनाने का दिन, जहां संभवतः लोगों की एक ये भावना बनी हुई है इस टाइम कि शायद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको शायद भारत की जनता मौका देने वाली है। तो ये लगभग तय है। अब बात उठती है कि हमारे देश के अंदर समस्याएं क्या हैं, और ऐसी समस्याएं जिससे सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, परेशान हैं। आज हमारे देश के अंदर कई मूल समस्याएं हैं, जिसमें से एक समस्या है न्याय। आज लोग न्याय के दरवाजे पे 5 करोड़ परिवार खड़े हैं। ये 75 साल की हमारे देश की व्यवस्था है। एक लंबा शासनकाल गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चलाया और उनके अनुयायियों ने चलाया। भारतीय जनता पार्टी भी एक लंबा सफ़र तय कर चुकी है इसके अंदर, और रीजनल पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां भी इसके अंदर उनका कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस न्याय प्रक्रिया का हिस्सा रहे। सवाल ये उठता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री आज लोग 70 साल के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बताते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को बताते हैं जिनके जीवन के अंदर खुद एक चीज़ साफ होती है कि उनका जन्म इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनने के लिए जो जनता का समर्थन उनके बीच में रहा, क्योंकि जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण कहीं ना कहीं उनके ऊपर हुए शोषण से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। जैसे इमरजेंसी के टाइम में वो लोग, पुलिस जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे उनको ढूंढ रहे थे इमरजेंसी में, और वो उन्होंने अपना वेश बदलकर उस समय निकाला, जिससे उनको दूरदर्शी एक नेतृत्व भी माना जाता है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे देश के दूसरे सबसे ताकतवर शख्सियत है गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनको तड़ी पार कतक कर दिया गया इसी कानून का सहारा लेके, इसी कानून की कमियों का सहारा लेके। इसके बाद आप देखें यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, जो कि फायर ब्रांड नेता हैं। 85 के लगभग मुकदमे थे, 3 बार चुने हुए सांसद लोकसभा के अंदर अपनी सुरक्षा मांग रहे थे। आज आप ये देखने वाले हैं कि यही कानून का अत्याचार और शोषण उनके ऊपर हुआ, इसी शोषण से उनका एक जन्म हुआ, एक ऐसा जन्म हुआ जिसके अंदर आज पूरा उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गया। अपराध मुक्त के अंदर बहुत तेज़ी से गिरावट आई है यूपी के अंदर। उनका एक कुशल नेतृत्व जो है, वहाँ की जनता आज उनके समर्थन में। इसी तरीके से आप देखें राजनाथ सिंह, जो गृह मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला और कई जिम्मेवारी संभाली, अब डिफेंस में भी हैं। उनको भी इमरजेंसी के टाइम के अंदर उनकी जब माता जी का निधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं कानूनों का सहारा लेकर उनकी माता जी के अंतिम क्रिया में उनको शामिल नहीं होने दिया। 23 साल की जब उनकी उम्र थी, उनकी शादी हुई थी, तो उनको घर से अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह के जो शोषण किए गए हैं, जो इस कानून की कमियों का सहारा लेकर लोगों के ऊपर अपराध किए गए हैं, जिसका गवाह ये शख्सियत है। इसके अलावा अगर आप देखो तो आज केजरीवाल की जो पार्टी है और संजय सिंह है और जो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस कानून की व्यवस्था सही नहीं है, इसका दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार उनके खिलाफ, उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। एक रीजनल पार्टी है, ये भी एक बात उठा रही है। उधर गांधी परिवार एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी दादी का वो हत्या हो गई, पिताजी की हत्या हो गई, ये एक साजिश का शिकार था, तो कहीं ना कहीं कानून में कमी है। वो कहते हैं हमें भी इंसाफ नहीं मिला, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो जब देश की सारी राजनीतिक पार्टियां आज ये बात इस कानून के ऊपर सवाल उठा रही हैं और इस न्यायिक प्रक्रिया में जो कमी है, ये एक गंभीर विषय है। आज 5 करोड़ परिवार केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, इस देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ देख रहे हैं, इस देश की उच्च न्यायालय की तरफ देख रहे हैं, उन समस्त MM कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं कि कैसे आज जो ये 75 साल के अंदर व्यवस्था है कि यहाँ करोड़ों आदमी न्याय के दरवाजे पे पहुँचते हैं और निराश होकर शाम को लौटते हैं डेट लेकर, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था के अंदर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसियाँ अपने कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और वो लोग जनता का शोषण करती हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा, जो समस्त 23 लाख वकील हैं उनको भी देखना पड़ेगा। वो समस्त वकील भी, अधिवक्ता, उनकी बार एसोसिएशन
आए दिन स्ट्राइक कर रही हैं। कभी यूपी में स्ट्राइक हो रही है, कभी दिल्ली में स्ट्राइक हो रही है, कभी रोहिणी न्यायालय में स्ट्राइक हो रही है कि कभी वो कहते हैं कि पुलिस ने हम पे ये अत्याचार कर दिया, हमारी बात नहीं सुन रही, हमारे FIR दर्ज नहीं कर रही, हमारे ऊपर वकील भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जहाँ 8-10 हज़ार अधिवक्ता एक प्रेमाइसिस के अंदर रोज होते हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके बच्चे जज हैं, उनके भाई बहन जज हैं, उनके बच्चे पुलिस वाले हैं, अगर वो लोगों को आज स्ट्राइक करनी पड़ रही है एक FIR दर्ज कराने के लिए, तो समझ सकते हो कि इस देश के अंदर आम जनता का क्या हाल होगा। खासतौर से उन 80 करोड़ लोगों को जो 5 लाख राशन के लिए आज भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है, और उन लोगों के लिए दिल्ली के अंदर लाखों लोग जो 200 यूनिट की सब्सिडी लेने के लिए दिल्ली सरकार पर निर्भर है। ऐसे लोग जो आज अपना इलाज कराने के लिए मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर हैं या डिस्पेंसरियों पर निर्भर हैं, और उनको फ्री प्रॉपर इलाज मिलता नहीं है। दवाइयों की क्वालिटियों का स्तर बहुत गंदा है, क्योंकि डॉक्टर निरंकुश हो चुके हैं। वहाँ के लोग जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर जो कैमरे लगा रखे हैं तो देखने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की जो व्यवस्था देश में चल रही है, मैं जरूर चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस चुनाव के अंदर ये मुद्दा बने। इस देश की 140 करोड़ जनता इसको मुद्दा बनाए, इसको उठाए। हर तरह की राजनीतिक पार्टियों से, सरकारी तंत्र से, राजनीतिक तंत्र से जरूर पूछे कि वो न्याय की 5 करोड़ लोगों की डिलीवरी जस्टिस समय पर डिलीवर हो, उसके लिए क्या सरकार की योजना है। और अगर वो नहीं करते तो चुनाव में जीते जाने के 90 दिन के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दें, चाहे वो इस केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। इन सभी लोगों से मेरी सभी MPओ से गुजारिश है कि वो इस देश के साथ वादा करें चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कि न्याय में कैसे कमी होगी। आज झूठ बोलना एक बड़ी विकट समस्या है न्यायालयों के अंदर, और इसके ऊपर भी कई बार कह रहे हैं कि सज़ा बढ़ा दी जाए, लेकिन समस्या ये है कि जो पुलिस अधिकारी सबूत नष्ट करते हैं, सबूत के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन पर दबाव बना के उनको विटनेस टेम्पर करते हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। अगर उनकी नौकरी को अगर टर्मिनेट करके उनको अगर 1 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता सकता कि आज कोई ये लोग ये अपराध करना तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन सरकारी पद के ऊपर बैठते हैं, और खासतौर से थाना रानीबाग, यहाँ पे इम्पॉसिबल क्राइम पे FIR दर्ज होती हैं, और ये मनमाना कानून अपना चलाते हैं। और इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का काला धन IAS IPS अफसरों का, सरकारी तंत्र का, प्रॉपर्टी डीलरों के थ्रू, जिनके विदेशों में ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस है, मालों में और अवैध कंस्ट्रक्शन में लगाया जा रहा है, और जनता को, यहाँ के रानीबाग के लोगों को लूटा जा रहा है। मैं फिर पुनः गुजारिश करूँगा कि यहाँ के जो MP के जितने भी उम्मीदवार हैं पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के, वो इस ओर गौर करें और इस काले धन से मुक्त करें रानीबाग को, अपराध मुक्त करें। यहाँ पे सट्टा चलता है, बैटिंग माफिया चलता है, मटका चलता है। यहाँ पे गली गली के अंदर बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे की दवाइयाँ बिक रही हैं, और बहुत तरह के ऐसे अवैध काम हो रहे हैं, पुलिस के नॉलेज में हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको छू नहीं सकती, क्योंकि उनके सीनियर अधिकारियों को काला धन, यहाँ के माफिया, जो लैंड माफिया है, उनके द्वारा लगा हुआ है। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को भी इंसाफ मिले, और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।